नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गणित शिक्षण में व्याख्या कौशल कैसे तैयार किया जाता है, कैसे कक्षा में पढ़ाया जाता है, क्या क्या स्टेप हैं इसको तैयार करने की, ताकि शिक्षण जो है वो प्रभावशाली बन सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेटेस्ट टॉपिक, व्याख्या कौशल गणित शिक्षण में। तो देखिए, सबसे पहले जब हम व्याख्या कौशल तैयार कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, एक शिक्षक के मस्तिष्क में अपने व्याख्या कौशल को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए या व्याख्या कौशल तैयार करने के लिए घटकों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहला जो हमारा घटक है वो है कथनों में क्रमबद्धता, अर्थात कथनों में क्रमबद्धता का होना अत्यंत जरूरी है। जो कथनों में क्रमबद्धता होगी तभी जो है वो शिक्षण जो है वो प्रभावशाली बन पाएगा। तो इसलिए कथनों में क्रमबद्धता का होना अत्यंत ही आवश्यक है। दूसरा है परस्पर जोड़ने वाले शब्द। तो हम यहाँ देखेंगे परस्पर जोड़ने वाले शब्द, जब किसी चीज़ की व्याख्या की जाती है तो उसमें परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे क्यों, क्योंकि, कैसे, किस प्रकार। जब हम इस चीज़ की व्याख्या करते हैं इसलिए, ताकि, क्योंकि ये शब्द जो है उसमें वाक्यों को परस्पर एक दूसरे का शब्दों को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे भाषा में धारा प्रवाह, और शिक्षक की जो भाषा है वो बड़ी प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा में धारा प्रवाह का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो पूर्व की जो वीडियो हैं उनमें हमने इनको विस्तार पूर्वक समझा दिया है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग। जब भी हम किसी चीज़ को व्याख्या कर रहे होते हैं तो व्याख्या करें तो दृश्य श्रव्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य उपकरणों का उपयोग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि शिक्षण जो है वो आकर्षक बने, विद्यार्थी उसके अंदर रुचि लें। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा होता है तो एक शिक्षक को निष्कर्षात्मक कथन बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि अच्छा विद्यार्थियों, आज मैंने आपको आज ये टॉपिक, अमुक टॉपिक पढ़ाया है, आपके समझ में आ गया होगा। तो जिन विद्यार्थियों का ध्यान नहीं होता तब उनका भी ध्यान कक्षा के अंदर हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें, इसको अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीएड करने वाले विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, व्याख्या कौशल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर। गणित शिक्षण में त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। तो देखो, ये सबसे पहले होती हैं श्यामपट्ट पूर्तियाँ, जैसे दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, त्रिभुजों का वर्गीकरण। ये जब हम प्रस्तावना हम जब अपनी पूर्ण हो जाएगी तब ही हमें यहाँ पर हमें प्रकरण को लिखना है, इससे पहले नहीं लिख सकते हम। और समय अवधि 5 से 10 मिनट हमें एक कौशल की बात कर रहे हैं, और अनुक्रमांक। तो देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मेट है इसका, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। तो अच्छे ढंग से हमें इसको सुंदर तरीके से बनाना है। त्रिभुजों का वर्गीकरण, ये हमारा शिक्षण बिंदु है भुजाओं के आधार पर। तो इसमें देखें, व्याख्या जब हम करेंगे तो श्यामपट्ट का प्रयोग बहुत अधिक गणित शिक्षण में किया जाता है। तो सबसे पहले शिक्षक जो है वो बोलेगा कि विद्यार्थियों, आज मैं आपको त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में, जो कि भुजाओं के आधार पर कैसे होता है, वो आपके सामने मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से सुने। तो कक्षा में देखें, त्रिभुज 3 खंडों से घिरी बंद आकृति है। तो शिक्षक जो है ऐसे ABC 3 रेखाखंड खींच करके एक आकृति बनाएगा और कहेगा ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये फिर क्या है, 3 रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति, जिसको क्या कहा जाता है, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 कोण और 3 शीर्ष कोण और 3 भुजाएं होती है। तो इस चित्र के माध्यम से व्याख्या करते बताएगा कि देखो 1, 2, 3, यानी A, B और C, ये यहाँ पे क्या है, 3 कोण हैं, और उसके बाद में 3 इसके शीर्ष हैं, 3 इसकी भुजा हैं। तो यहाँ पर BC भुजा, AC भुजा और BC भुजा। तो इस तरह से शिक्षक जो है वो समझाएगा कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष कोण होते हैं, 3 उसकी भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग, त्रिभुज के जो अंत्य कोण होते हैं, इन तीनों का योग 180 होता है, तथा त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएँ खींची जा सकती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये लंबवत जो माध्यिकाएँ इसके अंदर खींची जा रही है, B से खींच दी हमने ठीक इसके सामने, C से खींच दी इसके सामने, और एक A से हमने खींची B और C के सामने,
बी से खींची हमने ए और सी के सामने, और सी से खींची हमने ए बी और ए के मध्य में, तो ये कहलाती हैं माध्यिकियाँ। और विद्यार्थी क्या करेंगे इस दौरान, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो अब चूंकि हमारा टॉपिक है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से शिक्षक श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों को वह समझाएं ताकि विद्यार्थी रुचि के साथ में इसको पढ़ें। नेक्स्ट देखें, जब हम त्रिभुजों का आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं तो कौन कौन से वो आधार हैं उनके बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होती है वो कौन सी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, अर्थात जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हो, और तीसरी भुजा क्या हो, असमान होती है, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे सम समान, द्वि माना दो और बाहु माना भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे है समबाहु त्रिभुज, सेकंड नंबर की, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं समान हों। सम बाहु का अर्थ होता है ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जैसे हमने पूर्व में देखा था, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होते हैं। तो इससे पूर्व वाली जो हमने चित्र में यहाँ देखी थी वो त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर देखें, तीनों भुजाएं उसकी समान होती हैं या फिर बराबर होती हैं, और तीनों कोणों का मान क्या होता है, समान होता हो, और प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। एक समबाहु त्रिभुज में न्यून कोण होता है। तो इस तरीके से जो प्रत्येक जो उसके कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो वो त्रिभुज क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। आगे है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, असमान हों, अर्थात एक त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हों, असमान हों, अलग अलग हों, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और आगे क्या है, इसमें तीनों कोणों का मान भी क्या हो, अलग अलग हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। अर्थात जिसमें तीनों भुजाएं भी समान हों और तीनों का कोण का मान भी है वो अलग अलग आता हो, ऐसी त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विद्यार्थी बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उस चीज़ को नोट करते रहेंगे कि त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के, इसका वर्गीकरण हो गया। ये सब व्याख्या करने के पश्चात, मैं सिर्फ व्याख्या कौशल की बात कर रहा हूँ, कौशलों की, तो ऐसा व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक जो है वो कहेगा कि अच्छा विद्यार्थियों, मैंने आज आपको त्रिभुजों के वर्गीकरण जो कि भुजाओं के आधार पर समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो आप जो हैं जिनको आए आंसर वो अपना हाथ खड़ा करके जवाब दे सकता है। प्रश्न आएगा और उसमें देखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अधिकतम मान कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात 3, बच्चे बताएंगे 3 माध्यिकाएं सर उसमें खींची जा सकती हैं। तो मित्रों, ये था हमारा त्रिभुजों के वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण और भुजाओं के आधार पर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड से संबंधित सभी विषयों की पठन सामग्री, वार्षिक पाठ्य योजना, अन्य लेसन प्लान और भी बहुत प्रश्न पत्र आदि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।